Hello students. In last lecture of haloalkane haloarine compound, we have studied preparation of haloalkane and haloarine. So today we will take a new topic. Our topic is physical properties of haloalkane and arine compounds. Physical properties of haloalkane haloarine. फिजिकल प्रॉपर्टीज में जनरली सबके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और फिजिकल स्टेट की कंपैरिजन होती है. सो लेट अस सी फर्स्ट पॉइंट. ओके, फर्स्ट पॉइंट इज दैट अल्काइल हैलाइड आर कलरलेस व्हेन इन प्योर फॉर्म. जनरली अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस इन प्योर फॉर्म. ओके, मतलब वो प्योर फॉर्म में होते हैं तब उनका कोई रंग नहीं होता है, लेकिन ओनली ब्रोमाइड एंड आयोडाइड डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट. ओके, ब्रोमाइड और आयोडाइड जो होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना कलर दिखाते हैं. जनरली ब्रोमाइड जो है इट गिव्स लाइट येलो कलर एंड आयोडाइड इट गिव्स डार्क येलो कलर. This is only for knowledge and entrance examination. Bromide compounds has pale yellow color and iodide has dark yellow color. Many volatile halogen compound have sweet smell. Okay, smell किसकी आ सकती है? जिसमें वेपर बनाने की कैपेसिटी हो. तो many volatile halogen compound आर स्वीट इन स्मेल, मतलब उनकी स्मेल जो है वो स्वीट होती है. सो फर्स्ट जनरल इंट्रोडक्शन थी कलरलेस इन प्योर फॉर्म. ब्रोमाइड आयोडाइड ने बगावत की है, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना कलर शो करते हैं और अगर वोलेटाइल है तो उनकी स्वीट स्मेल होती है. ओके, नाउ सेकंड टॉपिक फॉर फिजिकल प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. ओके, so let us think about it. Methyl chloride, methyl bromide, ethyl chloride and some chlorofluoromethane जिसको हम freon gas कहते हैं. Okay, they are gases at room temperature. Okay, methyl chloride मतलब CH3Cl, CH3Br methyl bromide, ethyl chloride मतलब C2H5Cl and some chlorofluoromethane मतलब वो जो एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर्स में यूज होते हैं फ्रीऑन गैसेस जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं. दे आर जनरली इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर. हायर मेंबर्स आर लिक्विड एंड सॉलिड, मतलब उससे ज्यादा कार्बन हो तो वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में होते हैं. As we have already learned, molecules of organic halogen compounds are generally polar. हम आगे लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हेलोजन में CX बॉन्ड पोलर होता है. ओके, ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज अ हायर मोलेकुलर मास एज कंपेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर इन हेलोजन डेरिवेटिव्स. कहने का मतलब सिंपल है. इन दिस टॉपिक वी विल कंपेयर अल्केन एंड हैलाइड कंपाउंड. अल्केन में कौन से बॉन्ड होते हैं? वहां होता है CH बॉन्ड. यू कैन सी इन द डायलॉग बॉक्स. अल्केन में CH बॉन्ड होता है और हैलाइड्स में CX बॉन्ड होता है. अब अल्केन्स की बात करें तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, तो बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं होगी. अगर बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं होगी तो आप 11th में पढ़े हो वैंडरवाल फोर्स की एक टाइप थी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, वो लगेगा नहीं. ओके, तो अल्केन्स में पोलैरिटी बिल्कुल निग्लिजिबल है और उसी वजह से उसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा. लेकिन अगर मैं हैलाइड की बात करूं तो उसमें CX बॉन्ड पोलर होता है, क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है. तो हेलोजन बिकम्स पार्शियल नेगेटिवली चार्ज, कार्बन बिकम्स पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज. तो एक ही मोलेक्यूल में दो पोल्स होते हैं. कैसे पोल्स होते हैं? दो.
पॉजिटिव डेल्टा एंड नेगेटिव डेल्टा। और उसी वजह से होगा क्या, जब एक मोलेक्यूल दूसरे मोलेक्यूल से अट्रैक्शन में होगा तो किसी एक मोलेक्यूल का पार्शियल नेगेटिव चार्ज दूसरे मोलेक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव से अट्रैक्शन में होगा। ओके, तो एक मोलेक्यूल जो है उसका पार्शियल पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ चोरी चोरी चुपके चुपके जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसे कहते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। उसे ऐसा भी कह सकते हैं टपू के पापा अट्रैक्शन फोर्स। व्हाई? बिकॉज आप समझ सकते हो, बहुत सारे एपिसोड देखे होंगे, तो एक मोलेक्यूल का कोई पॉजिटिव या नेगेटिव पोल दूसरे मोलेक्यूल के ऑपोजिट पोल को अट्रैक्ट करे उसे क्या कहेंगे, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। और उसी वजह से यहाँ पे लिखा है कि अल्केन कंपाउंड की कंपैरिजन में हैलाइड कंपाउंड में डाइपोल डाइपोल एंड वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा होता है। जितना इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। इसलिए हम कह सकते हैं कि भी अल्केन कंपाउंड से हैलाइड कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज हायर होता है। कैसा होता है? हायर होता है। ओके, so that is why the boiling points of chloride, bromide, iodide are considerably higher than those of hydrocarbons of comparable molecular mass। मतलब अप्रोक्सीमेट सेम मोलर मास का अल्केन लो और उसके नजदीक के मोलर मास का कोई हैलाइड लो, तो हैलाइड हैविंग हायर boiling melting point than corresponding hydrocarbon alkane। Okay, so in this paragraph you have to explain the relation of boiling point between alkane and halide compound। Okay, now let us see step number 3। the attraction gets stronger as the molecule get bigger in size and have more electron। Okay, the pattern of variation of boiling point of different halide depicted in table, and the order is iodide more than bromide, more than chloride, more than fluoride। अब इसका रीजन मैं सिंपल समझाता हूँ, आप बेसिक से समझ लो। अच्छा, आप 11th में पढ़े थे कि कोई भी वैन डर वाल्स फोर्स जो है वो फिजिकल स्टेट और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी सब डिसाइड करता है। मतलब वैन डर वाल्स फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट। नाउ वैन डर वाल्स फोर्स डिपेंड्स ऑन डिफरेंट 4 फैक्टर्स। हाउ मेनी फैक्टर्स? 4, जिसको हम कहते थे डेस्क। ओके, DESC। क्या कहते थे? DESC। तो वैन डर वाल्स फोर्स है ना, सबसे पहले इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। D फॉर डिस्टेंस, नाउ E फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, S फॉर शेप ऑफ द मोलेक्यूल एंड C फॉर कॉन्टेक्ट सरफेस। तो डिस्टेंस बिटवीन मोलेक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेप ऑफ मोलेक्यूल एंड कॉन्टेक्ट सरफेस। अब आप ही सोचो, मैंने मिथाइल ग्रुप लिया है हाइड्रोकार्बन में और इस मिथाइल ग्रुप के साथ में CH3F बनाओ फ्लोराइड, फिर Cl, फिर Br, फिर I, तो मिथाइल क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऐसे 4 कंपाउंड के बारे में सोचो तो मिथाइल ग्रुप तो कॉमन ही है। ओके, लेकिन होता क्या है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो 9 इलेक्ट्रॉन और स्मॉल साइज। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो 17 इलेक्ट्रॉन, बिग साइज थोड़ी होगी उसकी। फिर ब्रोमीन का 35 एटॉमिक नंबर, उससे भी बड़ी साइज होगी। और आयोडीन का उसका 55 एटॉमिक नंबर और उसकी साइज उससे थोड़ी बड़ी होगी। तो जैसे जैसे आप फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड की साइड जाते हो तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। ओके, उसके साथ साथ उनकी साइज भी बढ़ेगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन increases, size also increases, contact surface also increases। तो आप समझ लो कि इतने सारे फैक्टर जो है फ्लोरीन से आयोडीन की साइड जाते हो तो बढ़ेंगे। अच्छा, तो फिर वैन डर वाल्स फोर्स क्या होगा? इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स कौन से कंपाउंड में होगा? आयोडाइड।
फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और लास्ट में आता है फ्लोराइड। इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है द अट्रैक्शन गेट स्ट्रॉन्गर एज द मोलिक्यूल गेट बिगर इन साइज एंड हैव मोर इलेक्ट्रॉन। तो मैंने जो समझाया ना वो एक ही वर्ड में तीनों फैक्टर यहाँ पे लिए है। अट्रैक्शन गेट स्ट्रॉन्गर एज द मोलिक्यूल गेट बिगर इन साइज, मतलब साइज बढ़ेगी, एंड हैव मोर इलेक्ट्रॉन, एंड दैट्स व्हाई द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, Ri मतलब alkyl iodide is more than alkyl bromide is more than alkyl chloride is more than alkyl fluoride. This is because with the increase in size and mass of halogen atom, okay, and magnitude of van der Waals force increases. van der Waals force की magnitude increase होती है, इसी वजह से ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हुई कि हेलोजन का एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। अब जरा हम इस टेबल को, मतलब ये जो चार्ट दिया है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहली बात मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशंस आपको करने हैं। पहला ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑरेंज कलर में क्लोराइड दिया है, ब्लू कलर में ब्रोमाइड और येलो में आयोडाइड। तो पहले मैं सिर्फ मिथाइल एक्स की बात करूं तो क्लोराइड से ब्रोमाइड और ब्रोमाइड से आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट हायर है। आप देख सकते हो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट कार्बन नंबर सेम हो लेकिन हेलोजन का एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, boiling point also increases. Number of carbon increases, boiling point also increases. जैसे आपने मिथाइल क्लोराइड लिया, ओके, ऑरेंज कलर देखो, तो उससे ज्यादा होता है इथाइल क्लोराइड और उससे भी ज्यादा होता है प्रोपाइल क्लोराइड। तो मिथाइल, इथाइल एंड प्रोपाइल, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ। सेम वे ब्लू कलर देख लो, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड। और आयोडीन में भी देख लो, मिथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, ग्राफ सबका क्या जा रहा है, इंक्रीज। ओके, सो यू कैन सी मैंने 2 ओरिजिनल टॉपिक्स यहाँ पे लिए हैं। कार्बन सेम हो, हेलोजन का एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ओके, ठीक है ना। फिर अगर कार्बन इंक्रीज होगा तो भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ओके, तीसरी बात जो है वो नीचे लिखी है, मैं आपको बता दूं, number of halogen increases, boiling point also increases. Number of halogen increases, boiling point also increases. ओके, आगे टॉपिक आता है तो समझाता हूं। तो ये डायग्राम हमें इतना शो करता है। ओके, तो ये हुआ पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 5, फिफ्थ पॉइंट आप देख सकते हो, सेम मोलेकुलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो, उसे आइसोमर्स कहते हैं। ओके, और आइसोमर्स में भी याद रखना कि अगर लीनियर आइसोमर है, उसके ऑप्शन में ब्रांच आइसोमर है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। ओके, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलो अल्केन डिक्रीज विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पहले तो टॉपिक समझ लो फिर से। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर में ध्यान रखो, मोलेकुलर फॉर्मूला सेम, बट अगर ब्रांचिंग बढ़ती है तो फिर कॉन्टेक्ट सरफेस कम हो जाएगी और उसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज। जैसे 4 कार्बन का एग्जांपल लो तो ब्रोमोब्यूटेन के बारे में सोचो, ब्रोमोब्यूटेन। ओके, अब ब्रोमोब्यूटेन के टोटल 4 आइसोमर्स है, उसमें से 3 आइसोमर्स यहाँ पे शो किए हैं। पहला है लीनियर स्ट्रक्चर, मतलब 1 ब्रोमोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। फिर ब्रोमीन कंटेनिंग कार्बन 2 कार्बन हैं, तो सेकंड को कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। और ये जो थर्ड वाला है, देख के ही पता चलता है, टर्शरी ब्यूटाइल। तो
ब्रोमोब्यूटेन के जो 4 आइसोमर्स थे उसमें से 3 आइसोमर हमने ड्रॉ किए, नॉर्मल, सेकेंडरी एंड टर्शरी, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी है। ओके, so now we are moving from primary to secondary to tertiary. Boiling point decreases, boiling point यहाँ पे डिक्रीज होता है। उसका रीजन क्या है? रीजन वेरी क्लियर, प्राइमरी से सेकेंडरी में गए तो ब्रांचिंग हुई, सेकेंडरी से टर्शरी में गए और ब्रांचिंग हुई। तो जैसे जैसे ब्रांच इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे मोलिक्यूल्स के बीच में इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगा। डिस्टेंस कैसा होगा? इंक्रीज होगा। जैसे देखो प्राइमरी है तो 1 मोलिक्यूल के ऊपर एक सेकंड मोलिक्यूल आएगा, उसके ऊपर थर्ड मोलिक्यूल आएगा, उसके ऊपर 4 आएगा, तो इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होता है। और डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन ज्यादा, कॉन्टेक्ट सरफेस ज्यादा। लेकिन अगर कोई सेकेंडरी आ गया तो होगा क्या? प्राइमरी उसके ऊपर, सॉरी, सेकेंडरी में ऐसे ब्रांचिंग होती है तो इस ब्रांच की वजह से इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज। कॉन्टेक्ट सरफेस क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और कॉन्टेक्ट सरफेस डिक्रीज होगी तो वैन-डर-वाल्स फोर्स भी क्या होगा? डिक्रीज। एंड दैट्स व्हाई प्राइमरी से कम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? सेकेंडरी का। अच्छा, उससे भी कम होता है टर्शरी का। तो ये रीजन में पूछे तो टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, आप लिख सकते हो कि व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शरी हैलाइड, number of branches increases, intermolecular distance increases, contact surface decreases, so van der Waals force gradually decreases, और van der Waals force decrease होगा तो boiling point क्या होगा? decrease। तो कोई भी कंपाउंड्स हो, जैसे हैलाइड है, अल्कोहल आएगा, एमाइन आएगा, डिफरेंट 14 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन कभी भी आपको ऐसा पूछा जाए बॉइलिंग पॉइंट के बारे में तो याद रखना प्राइमरी मोर देन सेकेंडरी मोर देन टर्शरी कंपाउंड। ओके, सो दिस इज पॉइंट। नाउ ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। देखो क्या लिखा है, boiling points of isomeric dihalobenzenes are very nearly the same। मतलब डाइहेलोबेंजीन के आइसोमर्स के बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेट सेम होते हैं। अब मैं आपको बताऊं, डाइहेलोबेंजीन के कितने आइसोमर्स होते हैं? 3 आइसोमर्स। ओके, नेबर्स आर ऑर्थो, फ्रंटियर्स आर पैरा, ऑल्टरनेट्स आर मेटा। अगर पहली और दूसरी पोजीशन है तो ऑर्थो, पहली तीसरी है तो मेटा, और आमने सामने है तो पैरा। तो ऑलमोस्ट सेम बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन लिखा है हाउएवर द पैरा आइसोमर्स हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू द ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं सबके। ओके, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो उसमें पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज ऑर्थो और मेटा से ज्यादा होता है। पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा से ज्यादा होता है। उसका रीजन भी दिया है, इट इज ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर्स दैट फिट्स इन क्रिस्टल लेटाइस बेटर एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। सॉलिड सब्सटेंस में इतना आपको पता होना चाहिए कि अगर सिमेट्रिक कंपाउंड है तो उनका अरेंजमेंट अच्छी तरह से कर सकते हैं। बराबर, एक एग्जांपल से ही देखेंगे। देखो, बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू मत याद रखिए, लेकिन यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स में दिया है वो याद रखना। मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर क्या होगा? पैरा मोर देन, मेटा मोर देन, ऑर्थो। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ऑर्थो मोर देन, पैरा मोर देन, मेटा। फिर से एक बार, आपको 3 आइसोमर्स चाहिए तो स्क्रीन पर देख सकते हो आप। पहला आइसोमर्स है ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन, दूसरा मेटा डाइब्रोमो बेंजीन, तीसरा पैरा डाइब्रोमो बेंजीन। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ओके, आईयूपीएससी नाम लिखने हो तो 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन एंड 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर होगा ऑर्थो मोर देन, पैरा मोर देन, मेटा, और मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर होगा पैरा मोर देन, मेटा मोर देन, ऑर्थो। ओके,
तो इसको याद रखने की एक टेक्निक है, एमपी गया पीएमओ ऑफिस, एमपी गया, डायलॉग बॉक्स में देखिए, एमपी गया पीएमओ ऑफिस, ओके, और बोला बॉइलिंग पॉइंट ओपीएम, क्या बोला, बॉइलिंग पॉइंट ओपीएम, पीएम ऑफिस जाके पीएम कोई बोलेगा ना, इसलिए याद रखो एमपी, ओके, पीएम ऑफिस गया और बॉइलिंग पॉइंट ओपीएम बोला उसने, तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या आएगा, पीएम ऑफिस, और बॉइलिंग पॉइंट में क्या आएगा, ओपीएम। तो दिस इज ऑर्डर विच यू हैव टू रिमेंबर फॉर एमसीक्यू एंड वीएसक्यूज, ओके। वैल्यूज नेवर बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस थियरी, सो दिस इज ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। मैंने अभी अभी कहा आपको कि ये क्रिस्टल में सिमेट्री, ये सब टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, मैं आपको समझाता हूँ। आपके सामने ये डायग्राम है ना, फर्स्ट वाला, अच्छा, उस फर्स्ट वाले डायग्राम के उसको अकेले को सोचिए और उसके अगल बगल में वैसे ही मोलिक्यूल रखो, बराबर, जैसे ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन है तो उसके नीचे उसके जैसा ही मोलिक्यूल, बगल में, ऊपर, लेफ्ट साइड, तो होगा क्या, तो मोलिक्यूल्स तो आ जाएंगे लेकिन उनके बीच में स्पेस रहेगी, वॉइड रहेंगे, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस रहेगी, उससे डेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन अगर मैं मेटा लूं तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम है, सिमेट्री नहीं है ना स्ट्रक्चर में, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता तो हम कुछ अच्छी तरह से अरेंज कर पाते, तो इसी वजह से इसका भी क्रिस्टल देखो तो उसमें वॉइड्स रहेंगे, मोलिक्यूल मोलिक्यूल बीच में स्पेस रहेगी, और स्पेस बढ़ेगी बीच में तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। लेकिन पैरा में क्या है, एग्जैक्ट सिमेट्रिकल शेप है, देखो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से वो सेम लगता है, उसी वजह से क्या होगा कि उसकी बगल में अगर मैं सेम कंपाउंड रखूं, ऊपर रखूं, नीचे रखूं, तो उन सभी में इंटरमोलिकुलर स्पेस कैसी रहेगी, कम, और इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है बच्चों, इट इज ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर्स that fits in crystal lattice better as compared to ortho and meta isomer. It is due to symmetry of para isomers that fits in crystal lattice better as compared to ortho and meta isomers. तो कुछ कुछ चीजें वो एक्सप्लेन नहीं करते लेकिन हम समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टी का नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी। अब इतना आप ध्यान में रखो, डेंसिटी हो या बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर हो, ऑलमोस्ट सेम होता है, बराबर। अब देखो, इन्होंने पूरा टेबल देके डिस्क्राइब किया है, जो टेबल याद भी नहीं रखना है, और एक ही लाइन में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। इन सभी में एक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि कोई भी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर वैन डर वाल फोर्स से डिसाइड होता है। वैन डर वाल फोर्स जो है वो डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन, शेप एंड कॉन्टेक्ट सरफेस पर डिपेंड होता है। किस पर डिपेंड होता है? डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन, शेप एंड कॉन्टेक्ट सरफेस, इन 4 फैक्टर पर, 4 फैक्टर पर वैन डर वाल फोर्स डिपेंड है। अब आप ही सोचिए, ये पैराग्राफ बाद में देखते हैं, आप ही सोचिए कि अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज। जैसे मिथाइल क्लोराइड है, उसकी जगह इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, कार्बन बढ़ाते जाओगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, शेप बढ़ेगा, कॉन्टेक्ट सरफेस बढ़ेगी, वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। तो जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, सो डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज। वेरी सिंपल। ऐसा सेम सोचिए, कार्बन सेम है, हेलोजन एटॉमिक नंबर बढ़ाते हैं, जैसे क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, फ्लोरोमीथेन एंड आयोडोमीथेन। तो उसमें सबसे पहले कौन था? फ्लोरोमीथेन। फ्लोरीन छोटी साइज है, उससे ज्यादा क्लोरीन, उससे ज्यादा ब्रोमीन, उससे ज्यादा आयोडीन। तो जैसे फ्लोरीन से आयोडीन की साइड जाओगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, शेप बढ़ेगा, कॉन्टेक्ट सरफेस बढ़ेगी। तो वैन डर वाल फोर्स क्या होगा? इंक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, डेंसिटी आल्सो इंक्रीजेस। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर? चलो उससे भी आगे जाते हैं। सपोज मेरे पास है मीथेन। कौन है? मीथेन। मीथेन में से मैंने बनाया क्लोरोमीथेन। अच्छा, फॉर्मूला क्या है? CH3Cl।
फिर मैं बनाता हूँ डाइक्लोरोमीथेन, मतलब 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन। फिर ट्राइक्लोरोमीथेन, 1 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन। टेट्राक्लोरोमीथेन मतलब CCl4। तो एक ही कार्बन था ना, और हेलोजन भी क्लोरीन ही है, लेकिन CH3Cl में एक ही क्लोरीन है, CH2Cl2 में 2 क्लोरीन है, CHCl3 में 3 है, CCl4 में 4 है। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन कम होके क्लोरीन बढ़ेगा, ओके, तो क्लोरीन जैसे बढ़ता है वैसे क्या होने वाला है, हाइड्रोजन गया क्लोरीन आया, क्या होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, उसकी साइज कितनी होती है यूडी, इतनी छोटी, उसकी जगह क्लोरीन आया 17 इलेक्ट्रॉन, बड़ी साइज। तो आप ही सोचिए, जैसे जैसे क्लोरीन ज्यादा होगा वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, शेप बढ़ेगा, कॉन्टैक्ट सरफेस बढ़ेगी, तो वान डेर वाल्स फोर्स इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, डेंसिटी आल्सो इंक्रीजेस। तो आप तीनों फैक्टर समझ गए। पहले मैंने बोला कार्बन बढ़ेगा, हेलोजन एक ही, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस। हेलोजन का एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी इंक्रीजेस। कार्बन एक ही, हेलोजन के नंबर बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी आल्सो इंक्रीजेस। तो इतना अच्छा समझ गए आप। तो बस ये 3 लाइन समझने के लिए मेहनत की थी। ब्रोमो आयोडो पोली क्लोरो डेरिवेटिव्स ध्यान में रखना, ये ब्रोमो आयोडो, फिर अकेला क्लोरो नहीं है, पोली क्लोरो मतलब एक से ज्यादा क्लोरीन। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर हैवियर देन वाटर, पानी से भी ज्यादा डेंसिटी होती है। The density increases with increase in number of carbon atom. Density increases by the increase in number of carbon atom, halogen atom and atomic mass of the halogen atom. तीनों पॉइंट आ गए, कार्बन एटम्स बढ़ेंगे डेंसिटी बढ़ेगी, हेलोजन एटम बढ़ेंगे डेंसिटी बढ़ेगी, एटॉमिक मास बढ़ेगा, डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज। तो ये सिर्फ नॉलेज के लिए आपको टेबल दिया है, ध्यान में रखना है। जैसे देखो 2 क्लोरीन है तो डेंसिटी 1.3 के आसपास है, 3 क्लोरीन डेंसिटी बढ़ी, 4 क्लोरीन उससे भी ज्यादा। ओके, लेफ्ट साइड देख लो, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड है तो डेंसिटी कम है, ब्रोमाइड किया डेंसिटी इंक्रीजेस, आयोडाइड किया डेंसिटी इंक्रीजेस मोर। तो ये हुआ टॉपिक ऑफ द डेंसिटी। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के इस टॉपिक में लास्ट है सॉल्युबिलिटी, solubility of halo compounds. So let us see the topic of solubility. Solubility उसको समझने के लिए मैं जो एग्जांपल देता हूँ ना, लोकल एग्जांपल, वो पहले समझ लो। आपको बहुत बार ऐसा लगता होगा कि सर सॉल्ट को वाटर में ऐड करें तो डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर पेट्रोल को वाटर में ऐड करें डिसॉल्व नहीं होता है। बेंजीन में पेट्रोल को ऐड करें डिसॉल्व हो जाएगा, और उसी सॉल्ट को बेंजीन में ऐड करो डिसॉल्व नहीं होगा। तो हम रट्टा मार लेते थे पहले कि पोलर डिसॉल्व्स पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर, बराबर। तो उसके पीछे फंडा क्या है वो हम समझते हैं। उसके पीछे फंडा ये है, सोचिए कि एक कंपाउंड है जिसको मैं ए कहता हूँ, कैपिटल ए, बराबर। उसके मोलिक्यूल्स होते हैं ए ए ए ए ए। दूसरा कंपाउंड है जिसको हम कहेंगे बी, क्या कहेंगे, बी। और उस कंपाउंड बी को मोलिक्यूल्स होते हैं बी 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 बी। ओके, वो दोनों सेपरेटेड हैं, ए को ए से और बी को बी से अट्रैक्शन है, बराबर। अब आप क्या करोगे, ए और बी दोनों को मिक्स करते हो, या फिर ए में बी ट्राई करोगे डिसॉल्व के लिए, या बी में ए। तो रिजल्ट दो ही पॉसिबल है, डिसॉल्व होगा या नहीं होगा। तो उसका डिपेंडेंस किस पर होता है, तो देखो मैं ए को सॉल्वेंट कहता हूं, तो ए मोलेक्यूल दूसरे ए मोलेक्यूल के साथ अट्रैक्शन में होगा। ए को ए से जो अट्रैक्शन फोर्स है उसका अट्रैक्शन फोर्स, दूसरी साइड बी को बी से अट्रैक्शन फोर्स होता है। ओके,
जब सेपरेट होंगे, लेकिन जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो उनके बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स बनेगा, जिसको A टू बी या B टू A कह सकते हैं। तो A को A से, B को B से जो अट्रैक्शन फोर्स था, अगर A और B का अट्रैक्शन फोर्स उससे भी ज्यादा है तो भाई बन गई बाजी, बन गई, मतलब वो सब्सटेंस डिसोल्व हो जाएगा। तो B A में डिसोल्व हो गया, समझ में आया? A को A से, B को B से जो अट्रैक्शन था उससे ज्यादा A को B से है, A को B से है, और इसी वजह से सॉल्यूशन बनेगा, मतलब B कैन बी डिसॉल्व्ड इन A, इजीली डिसॉल्वेबल, बराबर। उससे उल्टा A को A से और B को B से अट्रैक्शन है, उससे बहुत कम एक दूसरे से अट्रैक्शन है A को B से। A to A, B to B has attraction force which is higher than each other A to B. तो अगर एक दूसरे का अट्रैक्शन इंडिविजुअल अट्रैक्शन से बहुत कम है, मतलब नो इंटरेस्ट, तो फिर B cannot be dissolved in A और B is very partially dissolvable in A. Understood? ओके, तो इस कंसेप्ट पर कितने भी टॉपिक आप लगाओ, बेसिक ये है कि एक दूसरे के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इंडिविजुअल अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा है तो डिसॉल्व होगा, अगर कम है तो नहीं होगा। अब हैलाइड की बात करते हैं। The haloalkanes are only very slightly soluble in water. Very lightly soluble in water. In order for a haloalkane to dissolve in water, energy is required to overcome the attractions between haloalkane molecules and break the hydrogen bonds between water molecules. मतलब जब हेलोआल्केन मोलेक्यूल वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हेलोआल्केन और वाटर के अट्रैक्शन फोर्स से जो एनर्जी लिबरेट होती है वो एनर्जी वाटर टू वाटर, पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाती है। आप जानते हो ना, सॉल्वेंट वाटर है, वाटर में कौन सा बॉन्ड होता है? एक तो पोलर बॉन्ड होगा, डाइपोल डाइपोल, दूसरा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो आप जैसे ही पानी में हैलाइड कंपाउंड ऐड करोगे तो होना क्या चाहिए, हैलाइड और पानी के अट्रैक्शन फोर्स से एनर्जी लिबरेट होगी। अगर वो एनर्जी वाटर वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करने में सफिशिएंट है तो डिसॉल्व होगा। ओके, लेकिन अगर एनर्जी कम लिबरेट होती है तो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर पाएगा नहीं, और इसी वजह से सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, लेस। तो इसलिए लिखा है कि भाई इन ऑर्डर फॉर हेलोआल्केन टू डिसॉल्व इन वाटर, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम the attractions between the haloalkane molecules and break the hydrogen bonds between water molecule। मतलब अट्रैक्शन फोर्स जो पानी और हैलाइड के बीच में होता है उससे एनर्जी लिबरेट होगी, लेकिन इतनी भी लिबरेट नहीं होती है जो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर सके। इसलिए लिखा है less energy is released when new attractions are set up between haloalkane and water molecules, and these are not as strong as the original hydrogen bonds in water। मतलब जो नया अट्रैक्शन फोर्स है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से कम एफिशिएंट है। As a result, the solubility of haloalkane in water is low, और उसी वजह से पानी में हेलोआल्केन्स की solubility लो होती है। तो ये पानी के साथ क्यों लेस सॉल्युबिलिटी है उसकी बात हमें एक्सप्लेन की है। नाउ हाउएवर हेलोआल्केन टेंड टू डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व होते हैं because new intermolecular attraction between haloalkane and organic solvent molecule have much or the same strength as the ones being broken in the separate haloalkane and solvent molecules। ओके, तो बस वही बात हुई ना यहाँ पे कि अगर कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हैं, जैसे एग्जांपल है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम बेंजीन ले सकते हैं, तो बेंजीन में अगर मुझे क्लोरोमीथेन डिसॉल्व करना है तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन का बेंजीन से अट्रैक्शन फोर्स होता है
क्लोरोमीथेन का क्लोरोमीथेन से अट्रैक्शन फोर्स होता है उनसे ज्यादा या उनके जितना ही अट्रैक्शन फोर्स बेंजीन को क्लोरोमीथेन से है। ओके, और उसी वजह से नया अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा एनर्जी या सेम एनर्जी लिबरेट करेगा, जो पुराने वाले अट्रैक्शन फोर्स जितनी या उससे ज्यादा होगी। एंड दैट्स व्हाई बेंजीन, टोल्यूइन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजीली हैलाइड कंपाउंड डिसॉल्व हो सकते हैं। तो दिस इज सॉल्युबिलिटी फैक्टर। ओके, एंड मस्ट रिमेंबर दोनों में एक्सप्लेन करना है वाटर में क्यों सॉल्युबिलिटी कम है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी क्यों ज्यादा है। अंडरस्टूड? ओके, तो दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलाइड कंपाउंड। अब हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है, 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं या 2 मार्क्स में रीजनिंग बना के या टॉपिक वाइज भी पूछ सकते हैं, लेकिन प्रिपेयर वन बाय वन। ओके, लेट अस सी। अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर, जब प्योर फॉर्म में है कलरलेस है, लेकिन ब्रोमाइड आयोडाइड सनलाइट की प्रेजेंस में कलर एक्सपोज करते हैं। मैनी वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड आर स्वीट इन स्मेल। फिर सेकंड टॉपिक है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो उसमें हमने समझा कि भाई जनरली मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड एंड क्लोरोफ्लोरोमीथेन, दे आर गैस एट रूम टेम्परेचर्स। फिर समझा कि आल्केन से पोलैरिटी की कंपैरिजन में हैलाइड बहुत आगे है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलाइड्स आर हायर देन आल्केन। फिर हमने पढ़ा कि हम जैसे हैलोजन की साइज बढ़ती है वैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, इसलिए लिखा है Ri मोर देन RBr मोर देन RCl मोर देन RF। फिर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, नंबर ऑफ हैलोजन एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। इसके साथ साथ हमने देखा कि इफ नंबर ऑफ ब्रांच इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। देन आफ्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉइलिंग पॉइंट तो डाई हेलो बेंजीन के ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में याद रखना है पीएम ऑफिस, मतलब पैरा मोर देन मेटा मोर देन ऑर्थो। डेंसिटी में भी हमने पढ़ा डिटेल में कि कार्बन बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी बढ़ी, हेलोजन का एटॉमिक नंबर बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी बढ़ी, नंबर ऑफ हेलोजन एटम बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी बढ़ी। फिर सॉल्युबिलिटी में हमने पढ़ा कि they are very slightly soluble in water, okay, but easily soluble in organic solvent. So these all are physical properties of halo compounds. Okay.